मासी के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि शरण कुमार लिम्बाले जी जब कई साल बाद अपने पिता से मिलते हैं, वे उनके घर खाना खाने आते हैं, तो उनकी माँ जो है उनके पिता से झगड़ती हैं, जिस पर लिम्बाले जी को बड़ा गुस्सा आता है। और दलित होने के नाते और साथ ही साथ अक्कर मासी होने के नाते गांव में भी उनके साथ जो भेदभाव होता है उसका वे जिक्र करते हैं कि कैसे इस भेदभाव के चलते उनके मन में ये ख्याल आता है कि क्यों नहीं बासलगांव अपने पिता के घर जाकर वे रहें। लेकिन फिर उनके मन में कई तरह की शंकाएं भी जन्म लेने लगती हैं कि यदि वे उन्हें ना पहचाने या जान से मरवा दें, इस तरह की कई सारी शंकाएं बाल मन में उनके उठती हैं। उसके बाद वे जिक्र करते हैं कि किस प्रकार वे सुअरों का शिकार किया करते थे और किस तरह के परिवेश में वो उस तरह का शिकार किया करते थे। तो अब हम वहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड में ऐसे कई सारे प्रसंग हैं जिन्हें पढ़ते वक्त मैं काफी असहज महसूस करूंगी, क्योंकि पढ़ते वक्त ही मैं बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रही थी और उन प्रसंगों को आप श्रोताओं के सामने पढ़ते वक्त मुझे हिचकिचाहट भी होगी। तो उन प्रसंगों को बेहद सहजता के साथ आप लोग लें। कहने का मतलब है कि मैं अपने श्रोताओं से थोड़ी मैच्योरिटी की उम्मीद करूंगी इस एपिसोड में। चलिए एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। हम नदी पर मछलियां पकड़ने जाते, कभी धोती को पानी में फैलाकर मछलियां पकड़ते, तो कभी बेंत की टोकरी से, कभी पानी को रोक लेते, कभी कांटा डालकर मछली पकड़ते। पर इस पद्धति से जल्दी ऊब जाते। रात में साइकिल के फटे पुराने टायरों को जलाकर उस प्रकाश में मछलियां काटते। तो ये विवरण तो बहुत सारे लोगों के जीवन में रहा होगा। मैंने इन सब बातों का जिक्र जो है रतन जी के मुंह से भी कई बार सुना है कि बचपन में वे इस तरह से किया करते थे, जलते हुए टायर्स ले जाकर मछलियां पकड़कर लाया करते थे। गर्मी के दिनों में नदी का पानी सूख जाता, गड्ढों में पानी दिखता। नदी के पाट में कई स्थानों पर गहरे गड्ढों में पानी होता। ऐसे समय हम शेर की शाखाएं काट लाते। ये शेर किस किस्म का पौधा या पेड़ है मुझे नहीं आइडिया। गड्ढों के पानी में शेर की शाखाएं डुबाते, दूध पानी में मिलाते, पानी को हिलाते, पत्ते पानी में घुल जाते और फिर गड्ढे के भीतर से एक एक मछली छटपटाती हुई ऊपर आती, मर जाती। मरी हुई मछलियां चांदी की तरह चमकती। उन मछलियों को हम समेटते, हाथों से मछलियों की गंध निकलती। मछली बड़ी हो तो उसे पत्थर पर पटकते, खून निकलता, मछली मर जाती। सभी मछलियां एक स्थान पर इकट्ठी की जाती। सबके सामने बंटवारा होता। फिर पत्थर पर मछलियां घिसते, उन्हें काटते, उनका पेट साफ करते, भीतर की गंदी चीजें अतड़ियां वगैरह निकालकर उन्हें पानी में फेंकते। अन्य मछलियां उन्हें खाने के लिए ऊपर आती। मछलियों की गंध से सांप केकड़े भी बाहर निकलते। मछलियां पकड़ने के बाद हम बच्चे नदी के किनारे बैठक करते। बर्तन और तेल मैं ले आता, मिर्च मणिक ले आता, आपैया प्याज तथा माचिस ले आता, महाद्या बाबैया जलावन इकट्ठा करते। मछली की तरकारी बनाकर हम खा लेते। बाद में जली हुई बीड़ियां पीते। मसामा के पति की यह कहानी। तीसरा प्रहर था। लहुन्ना विट्ठल कांबले को पीठ पर लादे हमारे घर आया। विट्ठल कांबले को भीतर घाट पर सुलाया गया। तो अब ये जो प्रसंग है वे उनकी मां के जो पति थे जिनसे वे ब्याही गई थी उसके बारे में है कि मरने से पूर्व किस प्रकार वे उनकी मां के पास आते हैं। विट्ठल कांबले तथा मसामा आज कई वर्षों बाद एक दूसरे को देख रहे थे। इसी विट्ठल कांबले ने मसामा का मंगलसूत्र तोड़ दिया था, उसके दूध पीते बच्चों को छीन लिया था, घर से बाहर निकाल लिया था, दूसरी शादी की थी, उससे बच्चे हुए थे। कई वर्ष बीत गए। तो पहले भी प्रसंगों में जिक्र है कि इनके पति जिनका नाम विट्ठल कांबले है, इनकी मां के पति, उन्हें शक था कि हणमंता लिम्बाले जिनसे शरण कुमार लिम्बाले जी पैदा होते हैं उनके साथ इनकी मां के अनैतिक संबंध है। तो इसी शक की बिना पर वे उन्हें
घर से निकाल देते हैं। और बाद में उनकी माँ जो है, जिस शक के बिना पर उन्हें निकाला जाता है, उसी व्यक्ति के साथ उनकी रखी हुई औरत के रूप में रहने लगती हैं। कई वर्ष बीते, मृत्यु शैया पर गिरा यह आदमी आज अपनी परित्यक्ता पत्नी की खोज में क्यों आया है? किस गलती की सजा दे रहा है वे खुद को? दाम्पत्य जीवन के संबंध क्यों बिखर जाते हैं? जिंदगी की सिलवटें तितर बितर क्यों हो जाती हैं? सिलवटें खोलकर किसी साड़ी या कपड़े को देखना ठीक है, पर जिंदगी की सिलवटों को खोलना, इसके बाद कई सारे डॉट 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 वे लगा देते हैं। विट्ठल कांबले ने दूसरी शादी की। रोटी के लिए देश को पीठ पर लिए घूमता रहा। शायद किसी ने उसे जहर दे दिया या किसी ने टोना टोटका किया, पता नहीं क्या हुआ। कई इलाज हुए, ओझा डॉक्टर हो गए, पर स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं आया। किसी ने कहा, मसामा जैसी स्त्री को तूने जिंदगी से उठा दिया, उसी का यह परिणाम है। इसलिए मृत्यु से पहले पश्चाताप व्यक्त करने आया है। मसामा की दहलीज पर ताज्जुब कि मसामा कह रही थी कि वह अपने पति को तंदुरुस्त करेगी। वह रोज मालिश करती, गर्म पानी से नहलाती, दूध घी खिलाती, भूतकाल में प्राप्त यातनाओं को भूलकर सेवा करने लगती। तो स्त्री के मन को समझ पाना बेहद कठिन है। इतनी यातनाओं के बाद मसामा जो थी, वे कई व्यक्तियों के हाथों से होकर उनकी जिंदगी गुजरी, और उन सब विपदाओं को भूलकर वे अपने पति की सेवा में जुट जाती हैं, उन्हें निश्चल भाव से माफ कर देती हैं। तो स्त्री के बड़े दिल का अक्सर लोग फायदा उठाते हैं, मुझे ऐसा जान पड़ता है। ये उनकी अच्छाइयों का फायदा उठाना ही है। संता माई ने अनेक देवताओं की मनौती मांग ली, पर विट्ठल कांबले तंदुरुस्त नहीं हो सका। काका रोज धीरज जतलाते, दादा बातचीत करते, अन्य लोग भी आते जाते देखते, हिम्मत दिखाते, आखिर में सभी हार गए। तो किस प्रकार एक पुरुष को इतनी सहजता के साथ सब लोग माफ कर देते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि यदि यही हरकत कोई स्त्री करे तो तब भी क्या समाज, पुरुषवादी समाज, इसी तरह रिएक्ट करेगा? कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ले, फिर दोबारा उसी पति के पास लौटना चाहे, तब कितने पति हैं या पुरुष हैं जो उस स्त्री को स्वीकार कर लेंगे? लेकिन औरत के बड़प्पन को देखिए, इसलिए उनके साथ इस तरह का छल ना किया जाए तो बेहतर। भंगा राव्वा, मसामा की सास, विट्ठल कांबले की मां, लगातार रो रही थी। हम उसकी तरफ इकट्ठा होते। तुम सब मेरे घर में जन्म लेते तो मेरा घर भर जाता, मेरा घर टूट गया, मैंने लोगों की कहा सुनी पर विश्वास किया, कहती और रोती। विट्ठल कांबले हम सब की ओर शून्यतावत देखता। विट्ठल कांबले हमारे यहां गुजर जाता तो लोग और भी अफवाहें उड़ाते। यही सोचकर उसे बासर गांव भेज दिया गया। मतलब लोग कहते कि जानबूझकर सेवा के बहाने उसको जहर देकर मार दिया, या किसी भी और कारण से उसको मार दिया गया, इसीलिए उसे बासल गांव भिजवा दिया गया। तीसरे दिन विट्ठल कांबले की मृत्यु का समाचार आया। कल ही तो टिटहरी शोर मचाते हुए गुजरी थी, आज सच हुआ। संता माई क्रियाक्रम के लिए चली गई। दादा ने अपनी हमाली टिकट के लिए दे दी थी। मसामा ने उस दिन कुछ नहीं खाया, लगातार रो रही थी। दादा आए, उन्होंने उसे समझाया। काका आए, उनका चेहरा भी उदास था। मैं नागी से और नागी मुझसे कह रही थी, मां का पति गुजर गया है। तो कई सारे इवेंट्स, मतलब एक प्रसंग के अंदर कई सारे प्रसंग, मानसिकताएं घुटी हुई हमें मिलती हैं कि किस प्रकार स्त्री की वेदना है। जिस पति को छोड़े हुए, पहले के प्रसंग में जिक्र है कि 7-8 वर्ष बाद शरण कुमार जी जो हैं, वे अपने पिता से मिल रहे हैं, हनुमंता लिम्बाले से, और उससे भी पहले इनकी मां ने इनके पति से संबंध विच्छेद किए थे। तो तकरीबन 9-10 साल का समय लगा लीजिए, जो एक काफी बड़ा अंतराल होता है एक दशक का। और उसमें भी कोई कटुता नहीं स्त्री के मन में,
अपने पति को लेकर, जिसने उसे घर से निकाल दिया धक्के मारकर। संता माई क्रियाकर्म से लौटी। क्रियाकर्म की विधि ठीक हुई। संता माई कह रही थी कि लोग मसामा की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर मसामा गई नहीं। विट्ठल कामले चला गया। एक छटपटाहट खत्म हुई। चंदिया लक्ष्या अनाथ हो गए। ये वे पहले बच्चे हैं जो उनके पति से, जिनकी इनकी मां ब्याहता थी। रिश्ते काफी उलझे हुए हैं, ये बात सच है इसमें, क्योंकि एक के बाद एक हाथों से होकर उनकी मां गुजरी हैं और हर एक से अलग अलग बच्चे हुए हैं, तो इसलिए काफी उलझन आ जाती है रिश्तों को समझने में। तो चंदिया और लक्ष्या वे बच्चे थे जो इनके पति से थे। उसके बाद कोई भी इनका पति नहीं है। हाँ, लेकिन इनके बच्चों के अलग अलग पिता के रूप में पुरुष जरूर इनके जीवन में थे, लेकिन पति सिर्फ एक ही थे और उससे इनके 3 बच्चे हुए थे। पहला होकर मर गया था और उसके पीछे 2 और बच्चे थे जिनका यहां पर जिक्र है। उम्मीद है मैं रिश्तों की उलझन को सुलझाने में सफल रही हूं। चंदिया व लक्ष्या की याद मसामा को नहीं आती होगी क्या? किराए का पुराना मकान या घर बदलना हो तो हम कितने भावुक हो जाते हैं। यहां तो जिंदगी को ही बदला गया था। चंदिया लक्ष्या को मसामा ने जन्म दिया था, उन्हें दूध पिलाया था, उन्हें पाला पोसा था, उनको वात्सल्य से चूमा था, पर क्या वे उन्हें भूल गई? छोटा सा घाव हो गया हो तो उसका स्थायी निशान बना रहता है। चंदिया लक्ष्या को मां की याद नहीं आती होगी क्या? मां के अभाव में वे कैसे जीते होंगे, पर उन्हें मां को देखने की इच्छा नहीं होती होगी क्या? हम मां की गोद में खेल चुके हैं, आज भी उसकी आंखों के सामने ही खेल रहे हैं। मां नहीं दिखाई देती तो हम उदास हो जाते हैं। उनके बगैर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वे कहीं जा रही हो तो हम उसके पीछे पीछे निकलते हैं। मां हमें मारती हैं, मां हमें प्यार करती हैं, पर चंदिया लक्ष्या मां किसे कहते होंगे? उन्हें स्कूल कौन भिजवाता होगा? किसके पास वे जिद करते होंगे? हम उम्र लड़के चंदिया लक्ष्या से कैसी छेड़खानी करते होंगे? मैं नागी निर्मी किस तरह मजे से खेलते हैं। मसामा हमारे खेल को देखती हैं। तो कई सारे प्रसंगों के बाद शरण कुमार लिम्बाले जी फिर समाज के सामने ऐसे प्रश्नों को रखते हैं जिसका जवाब ढूंढ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। उस दिन हम खेल रहे थे। मसामा दरवाजे के पास बैठी थी। भंगा रव्वा आई, दादी आई। इस खुशी में हम थे। हमने खेल बंद कर दिया। मां भी उठकर भीतर चली गई। भंगा रावा के साथ 2 जवान भी थे। भंगा रावा ने मां से कहा, ये तेरे बच्चे चंदिया लक्ष्या। मसामा कसमसाती दोनों को बाहों में लिए रोने लगी। दूध पीता लक्ष्या और 4 साल का चंदिया अब काफी बड़े हो चुके थे, मानो समय ही आकार धारण कर चुका था। मसामा का हृदय विशाल हो चुका था। कितने वर्षों बाद मसामा अपनी संतान से मिल रही थी। मसामा चंदिया लक्ष्या को चूम रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा था। इन परायों के साथ मसामा इतना क्यों प्यार कर रही हैं? हमारे प्रति उनका प्यार कम तो नहीं हुआ ना? चंदिया लक्ष्या मैं नागी निर्मी वनी एक ही मां के हैं, एक ही गर्भ में, एक ही खून से पले हुए, पर आज हम एक दूसरे के लिए कितने अजनबी बन गए हैं। तो रिश्तों की डोर इसमें बहुत ज्यादा उलझी हुई है। मां एक है लेकिन सबके जन्मदाता अलग अलग हैं। यदि 12 बच्चे हैं तो 12 बच्चों के जन्मदाता 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, जिसके कारण रिश्ते उलझे हुए रहते हैं। मैं और परशा जंगली खजूर तोड़ने निकले। रास्ते में शोभी दिखलाई दी। उसके सिर पर पानी का घड़ा था। मैं और परशा जानबूझकर फैलकर चलने लगे। रास्ता बड़ा संकरा था। शोभी ने हम दोनों से हटने के लिए कहा। परशा शायद इसी प्रतीक्षा में था। वह फिजूल की बातें करने लगा। शोभी चिढ़ गई, कहने लगी, तुलितों को बड़ी मस्ती आ गई है। मैं पीने का पानी ले जा रही हूं, देखते नहीं? अगर तुम्हारा स्पर्श हुआ तो? हम चुपके से निकल गए। हम उदास हो गए और चिढ़ भी गए। शोभी ने हमारी दुखती नस को पकड़ा था। शोभी रोज खेत को जाती। उस दिन हम दोनों ने सोचा आगे कभी उसे रास्ते में रोकेंगे। मैं भीतर ही भीतर भयभीत था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर शोभी ने स्कूल में भी हमारा अपमान किया था। उस दिन बस्ती की एक गली में 2 बच्चे खेल रहे थे। कहीं कोई नहीं था। शोभी जा रही थी। उसके सिर पर रोटियां थीं। इसी मौके की प्रतीक्षा में परशा था। अचानक परशा ने शोभी का हाथ पकड़ा। मैं परेशान, पर मन में प्रतिशोध की भावना थी। हम अछूत हैं?
हमारे स्पर्श से पानी अपवित्र हो जाता है ना, तो फिर नदी क्यों नहीं अपवित्र होती? हमारे स्पर्श से अगर आदमी अपवित्र हो जाता तो क्यों नहीं तू पीली काली हो गई? क्यों नहीं तेरे सिर पर की रोटियां सड़ गई? हमें अछूत कहती हो? तो दो इन प्रश्नों के उत्तर। जब तक उत्तर नहीं दोगी हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने वो परेशानी शोभी को रोक रखा था। शोभी पर हम बलात्कार करना चाह रहे थे, हमें अछूत कहकर वे अपमानित करती है। इसी का प्रतिशोध लेना चाह रहे थे। हमारे सामने शोभी वर्ण व्यवस्था बनकर ही खड़ी थी। उसके पैर, उसकी जांघें, उसकी बाहें, उसका चेहरा। तो अपनी किसी भी मानसिकता को शरण कुमार लिम्बाले जी ने छुपाने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करी है। जो उद्गार जिस वक्त उनके मन में आए उसको जस का तस यहां पर उन्होंने उकेर दिया है। हम शोभी को रोके हुए जरूर थे, पर इस स्थिति में हमें कोई देख ले तो, शोभी गांव जाकर सवर्णों से कह दे तो हमारी हालत क्या होगी? हमारी बहनों का क्या होगा? ऐसे समय दलित बस्ती क्या कहेगी? लहुन्ना से सुनी बातें याद आती। जैसे किसी दलित युवक ने सवर्ण स्त्री की ओर तिरछी नजर से देखा था। उस स्त्री ने घर जाकर यह कह दिया, सवर्ण स्त्री की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत दलित करे? यहां तो किसी और को भी देखना अपराध था। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, बस्ती पर धावा बोल दिया गया। उस युवक को खींचकर बाहर लाया गया, बेतहाशा पीटा गया। कुछ ही दिनों बाद बस्ती के सभी दलित युवकों पर झूठे अदालती केस किए गए। अंततः उन युवकों को एक साल की सजा हुई। सजा भुगत कर वे अपने गांव आए तो उसमें से प्रत्येक की पत्नी को एक संतति हो चुकी थी। सवर्ण होते ही ऐसे हैं। पता नहीं ये किस गांव की कहानी है, पर लहुना जब सुनाते तो मैं भीतर से टूटने लगता। गांव कोई भी हो, लेकिन इस तरह का विवरण दलित आत्मकथाओं में भरपूर आपको मिलेगा। जूठन में भी इस चीज का जिक्र है कि किस प्रकार जब बेगार काटने से जो युवा पीढ़ी है वो मना करती है, तो जो जमींदार होते हैं या रसूख वाले व्यक्ति होते हैं वे इस ताड़ में बैठे रहते हैं कि कब कोई गलती हो और तिल का ताड़ बनाकर वे पेश कर सके और झूठे मुकदमों में युवा पीढ़ी को, दलित युवा पीढ़ी को फंसाया जा सके और उन्हें सबक सिखाया जा सके कि आपकी हैसियत आंख उठाकर बात करने की नहीं है, आप गुलामों सा जीवन व्यतीत करने के लिए अभिशप्त हैं। तो इस चीज का जिक्र जूठन खंड 1 में भी है। तो इसीलिए गांव कोई भी हो, लेकिन व्यवस्था एक सी है हर जगह। मसामा घर पर ही बैठी रहती, भूख से बेहाल होती तो चाय पीती। 3 माह में एक बार काका को वेतन मिलता। कपड़े तथा अन्य छोटी मोटी चीजों में ही वेतन खत्म हो जाता। तलाक वलाक का कोई केस हो तो काका को 10-20 रुपए मिलते। किसी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की हो, खून हुआ हो तो काका पुलिस को सूचना दे देते। जाति बिरादरी की लाश हो तो पंचनामा कर लाश लौटा देते। ऐसे समय हवलदार, काका और पुलिस काफी रुपए ऐंठते। घर की हालत खस्ता हो गई थी। मसामा गुस्से से कहती, कुएं में गिरकर अब किसी को मर जाना चाहिए, इससे 4 पैसे तो आ जाएंगे। मतलब कोई मरेगा तो उसके क्रियाकर्म वगैरह के लिए बस्ती जो है थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके 2 जून का खाना का बंदोबस्त कर देगी और कुछ पैसे भी हाथ पे धर देगी। तो कितनी दारुण मतलब अवस्था है ये कि एक मां स्वयं अपने बच्चों में से किसी के मरने की कामना कर रही है। काका ने मसामा के नाम पर 2 एकड़ खेती कर दी थी। खाने वाले इतने, अनाज उगता कम। हमारी खस्ता हालत की कोई प्रतिक्रिया काका पर नहीं होती। गांव के पटेल की रखेल होकर भी भुखमरी की हालत मुझ पर आ गई है। मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। मसामा चिल्लाती। मसामा नागी निर्मित खुले में नहाती, मेरे सामने ही कपड़े बदलती, पहनती। तो अब ये प्रसंग काफी असहज कर देने वाले हैं। मां और बहनों का नंगा शरीर देखना पड़ता। साड़ी पहनते समय मसामा की जांघ दिखती। बहनों की छातियां भर रही थी। गौना होने से पहले नागी की शादी तय कर दी गई। यह शादी काका ने धूमधाम से कर दी। पूरे गांव को भोज दिया। दलितों की बस्ती को भी मीठा तीखा खाना दिया गया। शादी बस्ती में ही कर दी गई। शादी पर पूरी बस्ती उपस्थित थी। शादी के लिए पंच बैठे। पंचों के निर्णयानुसार काका ने बस्ती को खाना दिया। काका गांव के प्रमुख थे, इस कारण बस्ती ने अधिक खींचातानी नहीं की।
नागी का पति कुमार नरसिंह गिरजी मिल सोलापुर में अस्थायी मजदूर था। उसकी मां शांता केले बेचती। उसके पूर्व कुमार की पत्नियां भाग चुकी थी। नागी से वह काफी बड़ा था। नागी के विवाह का निर्णय बहुत सोच समझ कर नहीं लिया गया था, क्योंकि विषाद लड़की को वर मिलना मुश्किल था। ये विषाद क्या है ये मैं नहीं जानती, ये कोई देशज शब्द है, और जो जानकार हैं वे कमेंट बॉक्स में इसका अर्थ प्लीज जरूर स्पष्ट कर दें। नागी छोटी थी पर कुमार को तो 2 बच्चों का बाप लगता। कुमार की ये तीसरी शादी थी। हम उम्र पत्नी टिकती नहीं, इसलिए इस छोटी गुड़िया को उसने स्वीकृति दी थी। तीसरा विवाह अपशकुन माना जाता है, इसलिए तीसरा विवाह पहले गुड़ियों से किया गया था और फिर नागी से, मतलब नागी उसकी चौथी पत्नी थी। तो कई तरह के अंधविश्वास और उनकी काट भी मौजूद रहती है समाज में। नागी ससुराल गई पर भाग आई। उसका अभी गौना भी नहीं हुआ था पर भाग आई। शायद कुमार नपुंसक था, भगवान जाने सही क्या था। उस दिन मैं और कुमार केले से भरे ठेले पर सोए थे। 4 पहियों वाला वह ठेला। कुमार नींद में बड़बड़ा रहा था। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। वह रोज ताश खेलता, काम पर नहीं जाता। वास्तव में काम से उसे निकाल दिया गया था। नींद में कुमार ने अपनी टांगे मेरी टांगों में फंसा दी। स्त्री को जैसे बाहों में कसा जाता है वैसे ही वे मुझे नजदीक लेने की कोशिश करने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, यूं ही पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे मैं उसकी पकड़ से मुक्त होता चला गया। सवेरे मुझे और कुमार को शांता बुआ जगाने आई। उन्हें ठेला चाहिए था। कुमार उठा, मैं उसकी ओर देख रहा था। उसका अंडरवियर एक खास जगह भीग गया था। सवेरे चाय पीकर कुमार घर से बाहर निकल जाता और रात में ही वापस आता। मुझसे रोज कहता, आज तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाऊंगा। तब तक मैंने फिल्म नहीं देखी थी। दोपहर को मैं शांता बुआ के साथ निकलता, ठेले को ठेलते हुए। इस बहाने बाहर घूमने का मजा मिलता। पहली बार मैं शोलापुर जैसे बड़े शहर में आया था। शांता बुआ केले केले चिल्लाती। केले लेने वाली औरतें मेरे संबंध में पूछताछ करती। मुझे अच्छा लगता। काम के बहाने कुमार घर से बाहर निकल जाता। पता नहीं दिन भर कहां घूमता। उसके लौटने से पहले ही उससे उधारी वसूल करने वाले लोग घर का चक्कर काटते। शांता बुआ को तंग करते हुए चिढ़ जाती। फल वाले थोक व्यापारी के साथ उनके झगड़े होते। धंधे में नुकसान होने लगा। बाजार में प्रतिष्ठा कम होने लगी। परिणामतः एक दिन शांता बुआ ने केले बेचना छोड़ दिया। वह थैले लिए सड़क पर रद्दी चुरने का काम करने लगी। कुमार और शांता बुआ जिंदगी से उठ गए। कांच और कागज के टुकड़े रोज इकट्ठे करना, बेचना और फिर चूल्हा सुलगाना। कुमार एक पैसे की कमाई नहीं करता था। मैं उस दिन शांता बुआ के साथ कागज इकट्ठे करने गया था। कूड़े के डिब्बे में हाथ डालता, कूड़े का मंथन करता, कागज के टुकड़े निकालता और शांता बुआ को देता। किसी कागज में शौच बंधा हुआ होता, कुछ कागज बहुत ही गंदे होते। मिठाई के कागज देखकर मुंह में पानी आ जाता। कोरा कागज मिल जाता तो बेहद खुशी होती। मैं कागज चुनता, पढ़ता। शांता बुआ चिल्लाती, क्या पढ़ रहे हो, इधर लाओ। तो एक जीवन ऐसा भी, संभ्रांत जीवन जीने वाले लोगों को इस बारे में जानना चाहिए। अपने दलित भाइयों को भी जानना चाहिए जो पढ़ लिख कर ऊपर उठ जाते हैं और अपने ही समाज से पल्ला झाड़ लेते हैं। गंदी चीजों से भरे हुए कागज और हमारी भूख। शाम को उन्हें पलड़े में तोलते समय सोचता कि दूसरे पलड़े में अगर हमारी भूख डाली जाए तो फिर देखें कितने किलो वजन होगा हमारी भूख का भी वजन होना चाहिए, पेट का भी वजन होना चाहिए, खुद का भी वजन होना चाहिए। दिन भर इकट्ठी रद्दी का वजन ज्यादा है या आदमी की भूख का। रात सवेरे संता माई उठी। रात में कोई शराबी संता माई के बिस्तर में घुस गया था। सुना कि संता माई के चिल्लाने से वह भाग खड़ा हुआ। हर अमावस्या पूर्णिमा को ऐसा ही होता है, ऐसा शांता बुआ कहती भूत आता है। उनके भी बिस्तर में घुस गया था एक बार। मैं सुनकर चकरा जाता। शांता माई के पास कुमार तो नहीं गया था, शायद शांता बुआ के पास भी वही गया हो। तो कितनी खूबसूरती से स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों को आवरण से ढक देती हैं, उनके ऐबों को, उनकी बुराइयों को। इतने करीब यदि कोई आपके लेटे तो क्या यह मुमकिन है कि आप उसका चेहरा ना देख सके? आप जोर से चिल्लाएं और व्यक्ति उठकर भाग रहा है। उसकी कद काठी से अंदाजा लगता है, बहुत सारी चीजों से अंदाजा लगता है कि कौन है वो व्यक्ति।
लेकिन स्त्रियां जानते बूझते एक आवरण पुरुषों के ऊपर कर देती हैं। तो सही मायनों में व्यक्ति को घर से ही बिगाड़ा जाता है, खासकर पुरुषों को। तो ये भी एक सच है समाज का, जिसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। औरतों को भी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।